किस्से गलियारों के पेश करते हैं इस्मत चुगताई की लिखी कहानी भाभी। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बड़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरसती थी जैसे कसाई से गाय, मगर साल भर के अंदर ही वो तो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। जिस्म भर गया, बाल घुमेरे हो गए, आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी जरा आजाद किस्म के खानदान से थी, कॉन्वेंट में तालीम पाई थी। पिछले साल उसकी बड़ी बहन एक ईसाई के साथ भाग गई थी, इसलिए उसके माँ बाप ने डर के मारे जल्दी से उसे कॉन्वेंट से उठाया और चटपट शादी कर दी। भाभी आज़ाद फिजा में पली थी, हिरनियों की तरह कुलांचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की घर हस्तिन न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे घर हस्तिन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसा कर वाकई सबने घर हस्तिन बना दिया था। वो 3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद इस्तोरे खिलाती, भैया टानिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया था। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनो काजल और मस्कारा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर सुर्ख। भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्ख ही कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाने वक्त ऐसे तेल चपड़कर बांधे गए थे, लेकिन पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, लेकिन पै दर पै बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी ही बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैसी ही मैली कुचैली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी, और मैं के ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सजील नक्शा, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। भैया उससे 9 बरस बड़े थे, मगर उसके सामने लौंडे से लगते थे। वैसे ही सुडौल कसरती बदन वाले, रोज वर्जिश करते, बड़ी एहतियात से खाना खाते, बड़े हिसाब से सिगरेट पीते, यूं ही कभी विस्की बियर चख लेते। उनके चेहरे पर अब लड़कपन था। थे भी 30-31 बरस के, मगर 24-25 बरस के ही लगते थे। उफ, भैया को जीन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बेइस्तबोल की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की शलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा खैर। भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घूमा करती। कोई नई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहनी रहती। कोई पुरतकल्लुफ मेहमान आता तो उमूमन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर आना पड़ता तो मलगज्जी सी साड़ी लपेट लेती। वो घर हस्तिन थी, बहू थी और चहेती थी। उसे रंडियों की तरह बन संवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गोडर बनी, अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था। हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते थे।
उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गईं। हम लोग मजे से चाय पीते रहे। हाय, भाभी थी कि फरिश्ता। मैं तो कॉलेज से आकर बावर्ची खाना में जाने पर किसी तरह मजबूर ही नहीं की जा सकती थी, और ना ही मेरा शाम को पुरतकल्लुफ लिबास बावर्ची खाना के लिए मौजू था। इसके अलावा मुझे पापड़ तलने ही कब आते थे। दूसरी बहनें भी मेरी कतार में खड़ी थीं। फरीदा का मंगेतर आया था, वो उसकी तरफ जुटी हुई थी। रजिया और शमीम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में मसरूफ थीं। वो क्या पापड़ तलती, और हम सब तो बाबुल के आंगन की चिड़िया थीं और उड़ने के लिए पर तोल रही थीं। धाएं से फुटबॉल आकर ऐन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्सा के भन्ना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल गोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकें। एक जकंद में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पतली नागिन सी लड़की सफ़ेद ड्रेन पाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने मेरिलिन मनरो की तरह कटे हुए बालों में पतली पतली उंगलियां फेर कर खिसियानी हंसी हंस रही थी, और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर पूछे गए ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने में फुदकने लगा, और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लौंडा समझकर उसके बाल पकड़ लिए, तो वो और भी जोर जोर से कह कहे लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़कने लगी, जो किस्मत से भैया जी की प्याली पर आन कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मशकारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मशहूर सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उसके होठों पर लड़कना कर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए। प्लेट टेढ़ी होकर पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए। मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। सफ़ेद छोटे छोटे मकासिन हरी घास पर फाख्ता के जोड़े की तरह थमकने लगे। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भौरा थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था, होंठ तरबूजी रंग के, और इसी रंग की नील पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तिहार की मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लॉबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। इसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसे कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है, कि जैसे ही वो फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होंठ भिजे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम्म से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उसने चटाक चटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावर हैं आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है।
और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बड़ी बहू लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कहकहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चली थी। अरे ये तो हमारी भाभी हैं। मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत ज़दा होकर बोली। उनकी भैया की बीवी। ओह, उसने संजीदगी से अपनी नज़रें झुका ली। मैं समझी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत की। मगर डोंट बी सिल्ली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम। ओह जहालत। नहीं, भाभी ने मार्टिस से 15 साल की उम्र में सीनियर कीमर्स किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी हैं? मैं 26 की हूँ। तब तो कतई छोटी हैं। उफ, और मैं समझी कि वो तुम्हारी मम्मी हैं। दरअसल मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मगर मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा लगा होगा उन्हें। नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। बेचारी। कौन? कौन भाई? ना जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, साफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारे को बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी। 25-26 साल के हैं। मगर मुझे तो मालूम भी न था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हकारत से मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा हर अंदाज़ा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हुसैन थी, फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मल्लिका हैं, बच्चों की मल्लिका हैं, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे, भैया तो सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम पर चोट की। वो बेवकूफ़ ना थी। भाई, चाहे मुझसे कोई प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। ओह, माफ़ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत होंगी, मगर अब तो आपका नुक्ताए नज़र भैया से मुख्तलिफ है। मैंने बात टाल दी, और जब वो बल खाती सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहाँ जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरफ फुदक कर वो मुंडेर फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तौला और छलावा की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई बाली समेट रही थी, मगर उसने एक नज़र ना आने वाला तार देख लिया, जो भैया जी और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा। शबनम फुला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ सुम्बा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनीज कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कह कहे लगा रही थी। उसकी सुडौल सांवली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थी। स्याह रेशमी बाल हवा में झलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ ये इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे, और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर पर बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थीं, होंठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जवान निकालकर अपने होंठ को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थीं और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवा कर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो शबनम जैसी करनेटों से नफरत थी। उन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े उसे तक रहे हैं? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म संबा की ताल पर लरस रहा था और उन्हें खबर न थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया।
भैया ने हम सबको आवाज़ दी और बॉय से कहा, भाभी को भेज दे। रस्मन शबनम को बुलावा भेजा गया। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को मुड्डों पर चढ़ाए मुंडेर फलांग कर आई तो न जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ से उतारना चाहा, मगर वो चिमट गया। अभी और घोड़ा चले आंटी? नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से मुन्ने को भैया ने उतारा, मुंह पर एक चांटा लगाया। एकदम तड़प कर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊंट के ऊंट जरा से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को उनकी गोद में दे दिया। उसका चांटा खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है, मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़ कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हैं बेहया। दम भी है जो हाथ तोड़ोगी। भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया के लरस कर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहलें कर रही थीं। भाभी गुमसुम बैठी थीं, आप समझे होंगे। शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने कुछ अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। जी कतई नहीं, वे तो पहले से भी ज़्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज़्यादा खाती। हम सब तो हंस ज़्यादा रहे थे, मगर वो सिर झुकाए निहायत इन्हिमाक से केक उड़ाने में मसरूफ़ थी। चटनी लगा लगा कर भजिए निकल रही थी। सिके हुए तोसों पर ढेर सा मक्खन और जैम थोप कर खाए जा रही थीं। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब ही परेशान थे और शायद भाभी फिक्रमंद होगी कि वो अपनी परेशानी को मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी टकारें आया करती थीं, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नज़रों से भैया जी और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी लौंडे लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह और शाम समुद्र में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती थी, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहनी औरतों से बहुत नफरत थी। एक दिन हम सब समुद्र में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहले नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गईं। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी, भैया बहुत शरीर हो गए थे। एकदम से वो दांत कचकचाकर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों में से बोंबल मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसिया कर रह जाते, जैसे तखय्युल में वो शबनम को उठा रहे थे, और भाभी कटी गाय की तरह नादिम होकर फौरन पुडिंग या कोई और मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। इस वक्त जो उन्हें पानी में ढकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गईं। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भौंडापन भयानक तौर पर उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने तोशक लपेट दी थी। कपड़ों में वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने उनके कूले का बूटा पकड़ कर कहा। उफ, तौंद तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। 4 बच्चे होने के बाद कमर? मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, मेरी कमर तो डल्लो पल्लो का गुद्दा नहीं बनी। उन्होंने अपने सुडौल जिस्म को ठोक बजा कर कहा, और भाभी मुंह धोताए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झरझुरियाँ लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती, मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे, मगर वो कहाँ हाथ आने वाली थी। ऐसा अड़ंगा लगाया कि गड़ाप से औंधे मुंह गिर पड़े। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होंठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। गिटारचर की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी।
लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने पर जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फुरेरी ली जैसे खुबानियाँ ना हों, सांप बिच्छू हों। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुरदते हुए कहा, और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ाती रहीं। हद है, उन्होंने नथने फड़का कर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल दी। उन्हें मुरब्बा सपोड़ते देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो रश्को हसद के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हों। ये क्रीम चोबी की चट्टानों की सूरत में उनके जिस्म के किले को नाकाबिले तस्खीर बना देगी। फिर शायद दिल में यूं टीसें ना उठेंगी। भैया जी और शबनम की मुस्कुराती हुई आंखों के टकराव से भड़काने वाले शोले उन पथरीली दीवारों को ना पिघला सकेंगे। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसा भी क्या चटोरपन। भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गईं। भैया का नश्तर चर्बियों की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ़ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पहुंचती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बिठा लिया। बेचारी नाक सुड़काती बैठ गई, मगर जब उन्होंने काफ़ी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गईं। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्सा के रुहांसे हो रहे थे। वो एकदम भन्ना कर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़ गए। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया। किसी जमाने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था। जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और बारह भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फैलाने के वो खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसूट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में जकड़कर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और छेपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोंचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थीं, लड़ती हुई छोटी सी पश्मी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने के बजाय और शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया था वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ही ना आता और अगर आता भी तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपने भारी भरकम डील को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चुके। रोई के गथड़े को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। ना गुस्सा हुए ना बिगड़े, शर्मिंदा उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तुफैल भाभी के चचाजाद भाई थे। उन्हें देखकर वो बच्चों की तरह उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने भाभी को 5 साल बाद देखा था। वो गोल गेंद की देखकर थोड़ी देर के लिए सटपटाए, फिर उन्होंने भाभी को नन्ही बच्ची की तरह सीने से लगा लिया। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतज़ार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया गया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दिल्ली के मकान मैंने उनके महर में दिए हैं, उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा। महर? भाभी थर थर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के ज़रिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे? ये चाहें तो उन्हें ले जाएं, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतज़ाम कर लिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत ना पड़ी। सहम कर ठिठक गईं और फिर भाभी ने अपनी निस्वानियत की पूरी तरह बेआबरूई कर डाली।
वे भैया के पैरों पर लौट गईं और नाक रगड़ डाली। तुम उससे शादी कर लो, मैं कुछ न कहूँगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक न दो। मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत न होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल थुल करते हुए जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका, अब क्या हो सकता है। मगर भाभी को कौन समझाता, वो बिलबिलाए चली गईं। बेवकूफ। तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ। और वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। बच्चे फूट फूट कर रोने में भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह तक रही थीं। अब्बा की मौत के बाद उनकी घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सब के सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझा कर हार चुकी थीं। उन्हें उस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थीं। भाभी चली गईं। फिजा ऐसी खराब हो गई थी कि भैया और शबनम की शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। 7-8 साल गुजर गए, कुछ कम व बेश, लेकिन ठीक ठीक अंदाजा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुईं। अम्मा का इंतकाल हो गया। अब्बा की मौत के बाद वो बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थीं। उन्होंने भाभी की तलाक पर बहुत रोना पीटना मचाया, मगर भैया के मिजाज से वो वाकिफ थीं। वो कभी अब्बा की ही नहीं सुनते थे। कमाऊ पूत का अपना मालिक होता है। आसियाना उजड़ गया, भरा हुआ घर सुनसान हो गया, सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आंख झपकते न जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की चक फेरियों में उलझे रहे। मगर जब उनका खत आया कि वो बम्बई आ रहे हैं, तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया जी ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नजर न आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक वजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी। मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झोल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी न कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, मगर आज मेरे मुंह से बेख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फव्वार इन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का थोथा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरहरे थे। एक तोला गोश्त ना इधर ना उधर, वही कमसिन लड़कों जैसे घने बाल। बस 2-4 सफ़ेद चांदी के तार कनपटियों पर झांकने लगे थे, जिनसे वो और भी हसीन और बवकार मालूम होने लगे थे। वैसे के वैसे चट्टान की तरह जमे हुए थे। लहरें तड़प तड़प कर चट्टान की ओर लपकती हैं, अपना सर उसके कदमों में दे मारती हैं, पाश पाश होकर बिखर जाती हैं, मादूम हो जाती हैं, हार थक कर वापस लौट जाती हैं। कुछ वहीं उसके कदमों में दम तोड़ देती हैं और नई लहरें फिर सरफरोशी के इरादे समेटे चट्टान की तरफ खिंची चली आती हैं। और चट्टान इन सजदों से दूर तंज से मुस्कुराता रहता है, अटल, लापरवाह और बेरहम। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सब ही ने कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी, तो ये मैंने शहनाज को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ, तो शहनाज भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई। ये नागिन उन्हें डस कर बेसुध कर देगी, उन्हें मज़ा चखाएगी। मगर मज़ा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे, बोर्डिंग में छुट्टी नहीं थी। उनकी शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से इस गोश्त के ढेर में उस शबनम की फुहार को ढूंढ रही थी, जिसने शहनाज के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, बजाय इस आग के भस्म हो जाने के, भैया तो और भी सोने की तरह तप कर निखर गए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई मटियाली राख थी, फर्श पर फैल गई। हाथ तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया जी को ढूंढ रही थीं। बैरा तरोताज़ा रस भरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रस भरों से पिया।
उसके हाथ लरज रहे थे, आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थीं। भीड़ भाड़ से दूर नीम तारीक बालकनी में भैया खड़े मिस्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी पुरशौक निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों से उलझ रही थीं। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक बेहंगम पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रकासा का बाजू थामे अपनी मेज की तरफ लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा दम्ब खुद रह गई, जैसे उसने उसको रफ़ीका हयात को नहीं, खुद उनकी लाश को खून में गलता देख लिया हो। वो हैबतज़दा होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्म व रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग जो काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। शबनम भाभी ने रकासा की निगाहों में ये सब कुछ पढ़ लिया। उसके हाथ लरजने लगे। परेशानी छिपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। बेचारे भैया जी, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रूह मश्क सेहत भरी आंखों वाले भैया जी चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भाभी, लेखिका इस्मत चुगताई। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।